हाँ, ठीक है, स्टार्ट करते बच्चों। हाँ? किसी को कुछ भी डाउट होगा तो पूछ लेना, आप बीच बीच में यस नो भी कर सकते हो। और सब लोग अपने ओरिजिनल नाम से ही आओ। कोई वन प्लस है वो भी नॉर्मल नाम पे आओ भाई, देखो चेंज कर सकते हैं क्या। ठीक है, ये साइड में क्यों नहीं जा रहा मेरे से। चलो ठीक है। अ, हाँ ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो ये है कि एक अगर सर्कुलर नॉन कंडक्टिंग डिस्क हो, रेडियस आर की, हैज अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ सरफेस डेंसिटी सिग्मा, देन इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे रिंग का हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था वैसे ही एक डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। ये पूरे डिस्क पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। क्वेश्चन है कि इस डिस्क के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे फील्ड बताओ। तो कहानी बहुत सिंपल है, आर रेडियस पे जाके डी आर थिकनेस का एक पतला रिंग बनाया। रिंग इज सिलेक्टेड एट आर और थिकनेस है डी आर। तो इस पतले रिंग का एरिया हो जाएगा 2 पाई r dr। इस पतले रिंग का चार्ज dq हो जाएगा सिग्मा इंटू एरिया 2 पाई r dr। और चार्ज q वाले रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द रिंग इज de इज इक्वल टू k dq x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल पावर 3/2। अब हम ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो रिंग ने बनाया उसको अगर मैं आगे वाले रिंग्स और फिर और बड़े रिंग्स, सारे रिंग्स का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐड कर दूं तो टोटल रिजल्ट है विच इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब एक छोटे पार्टिकल का रिंग निकाला और फिर पूरे के लिए इंटीग्रेट करा। क्योंकि रिंग का रिजल्ट ऑलरेडी हमारे पास है इसलिए हमने इसको लिख दिया 2 पाई r dr इंटू सिग्मा इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। आज ही ये हमने इंटीग्रेशन ये वाला किया है। आज हम जब इंटीग्रेशन कर रहे थे तो वहां पर भी आर और एक्स दोनों आया था, यहां पर भी आर और एक्स के टर्म्स में आ गया। एंड दिस आर इज वेरिएबल। तो यहाँ नीचे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है इसलिए मैं वेरिएबल आर को एक्स टैन थीटा लिख दूंगा और फिर उसको बिल्कुल वैसे ही इंटीग्रेट करेंगे। के 2 पाई आर की जगह लिख दिया एक्स टैन थीटा, डी आर की जगह लिख दिया डी आर बाई डी थीटा इक्वल टू एक्स इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो डी आर का वैल्यू हुआ एक्स इंटू सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी डी थीटा तो बाद में ऐसे गया तब आया डी थीटा। यहाँ पे लिख देंगे एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को लिख दिया 1 + tan² थीटा ब्रैकेट एक्स स्क्वायर और इसका होल पावर 3/2। तो आज ही ये क्वेश्चन हमने किया है। बस इस सवाल में पहले जब हम लोग कल आज का क्वेश्चन कर रहे थे तो हम फ्लक्स निकाल रहे थे। जब फ्लक्स निकाल रहे थे तो यहाँ पे क्यू आया था। अब हम इस डिस्क का फील्ड निकाल रहे हैं तो क्यू की जगह सिग्मा आ रहा है। तो
सारा कहानी सेम है। ये k2 पाई इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, एक्स क्यूब सब कैंसिल हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा k2 पाई सिग्मा साइन थीटा डी थीटा। और यहां पर भी हम 0 से थीटा मैक्सिमम तक इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा σ/2 ε0 1 - cos थीटा। आपको याद होगा ये, मतलब सवाल सेम नहीं है। वहां पे हम लोग चार्ज क्यू के सामने एक ऐसे डिस्क रख के फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे थे, तो फ्लक्स का आंसर लगाया था Q/2 ε0 1 - cos थीटा। ये क्वेश्चन अलग है। यहां पे चार्ज सरफेस पे डाल के और सामने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आ रहा है σ/2 ε0 1 - cos थीटा। बहुत कोरिलेशन बनाने की कोशिश करोगे तो कुछ ना कुछ बन जाएगा, लेकिन दोनों सवाल अलग अलग है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये रिजल्ट भी अच्छा इंपॉर्टेंट है, जेई में 2 बार इसके बारे में बात कर चुके हैं, तो डायरेक्टली आ सकता है क्वेश्चन में। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते जाते हैं। नया सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, फाइंड फाइंड क्यों लिखा है? द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज शेल चार्ज प्लस क्यू इज कट इनटू 2 हाफ, फाइंड नहीं। ये कुछ गलत आ गया है, यहाँ पे अ लिख देते। अ यूनिफॉर्मली चार्ज शेल ऑफ चार्ज क्यू इज कट इनटू 2 हाफ्स, फाइंड द मैग्नी, अच्छा ये उसका दोबारा दोबारा छप गया लग रहा है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट नेगेटिव चार्ज विच इज टू बी प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ शेल सो दैट 2 हाफ्स विल नॉट सेपरेट। तो अब समझ लो एक हेमीस्फीयर है यहां पे, और एक हेमीस्फीयर है यहां पे। अगर ये हेमीस्फीयर पॉजिटिवली चार्ज है और ये हेमीस्फीयर भी पॉजिटिवली चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज शेल ऑफ चार्ज क्यू इज कट इनटू 2 हाफ्स, तो इस पे चार्ज है Q/2, इधर वाले साइड पर भी चार्ज है Q/2। ये दोनों Q/2 आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो हमने क्या किया, एक सेंटर पे चार्ज रखा है -Q, और क्वेश्चन पूछा सेंटर पे कितना चार्ज रखेंगे कि वो इनको अट्रैक्ट कर करके आपस में चिपका के रखेगा, क्योंकि दो दो पॉजिटिव हेमीस्फीयर एक दूसरे को रिपेल ही करेंगे। सो देयर इज अ रिपल्शन। अब ये कंडक्टर नहीं है, ये नॉन कंडक्टर है, लेकिन नॉन कंडक्टर भी कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। देयर इज अ रिपल्शन बिटवीन टू हेमीस्फीयर्स ऑफ Q/2। अब दोनों हेमीस्फीयर का चार्ज Q/2 मान लिया, और ऐसा इमेजिन करा कि दोनों के बीच में जो फोर्स है वो इस -Q वाले अट्रैक्शन फोर्स से बैलेंस हो जाएगा। तो क्वेश्चन में 2 पार्ट हो गए। पहला पार्ट है कि फोर्स, यानी कि ये जो रिपल्शन वाला फोर्स है वो कैसे कैलकुलेट करें बिटवीन टू हेमीस्फीयर्स। पहले तो ये फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। दूसरा, फोर्स बिटवीन -Q एंड Q/2 ऑफ वन ऑफ द हेमीस्फीयर्स, यानी कि दो हेमीस्फीयर्स आपस में कितना रिपेल करेंगे वो फोर्स पता चले, और जो सेंटर वाला चार्ज है वो किसी एक हेमीस्फीयर को कितना अट्रैक्ट करेगा वो पता चले। मतलब कि अगर मैं एक हेमीस्फीयर का एफबीडी बनाऊं तो इस पे रिपल्शन लगेगा दूसरे वाले Q/2 वाले हेमीस्फीयर से, और सेंटर वाले -Q से इस पे अट्रैक्शन होगा। अगर ये दोनों फोर्स बैलेंस हो गए तो दो हेमीस्फीयर्स आपस में दूर दूर नहीं जाएंगे। तो इसका अभी हम फर्स्ट पार्ट ही सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं उसको बहुत ध्यान से देखना। ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है, यानी पूरा जो स्फीयर है, वो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर है, और यूनिफॉर्मली चार्ज जो शेल होते हैं ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड
शेल है, और यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शेल बिल्कुल कंडक्टिंग स्फीयर की तरह काम करते हैं। अब मैंने लास्ट क्लास में आपको कुछ चार्ज कंडक्टर की प्रॉपर्टी पढ़ाई थी। मैंने एक प्रॉपर्टी बोली थी, किसी भी कंडक्टर पे अगर तुमने चार्ज डाल दिया तो वो चार्ज हमेशा सरफेस पे फैल जाएगा, क्योंकि ये सवाल में जो हेमिस्फीयर है वो शेल है। शेल मतलब केवल सरफेस है, उस पे अंदर खाली है, हॉलो, इसलिए चार्ज इसमें सरफेस पे है। कंडक्टर पे भी चार्ज कहाँ रहता है? सरफेस पे। कंडक्टर पे चार्ज जो फैलता है वो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल फैलता है, लेकिन यहां पे हम स्फीयर ले रहे हैं, स्फीयर का सब जगह रेडियस एक जैसा होता है, तो ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर की तरह है, तो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। अब कंडक्टर की एक और प्रॉपर्टी मुझे मैं तुम्हें याद दिलाता हूं, ये मैंने चौथा या पांचवा पॉइंट, पांचवा या छठवां पॉइंट, लास्ट पॉइंट लिखा था चार्ज कंडक्टर में, कि इन अ चार्ज्ड कंडक्टर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर है, चाहोगे तो इसको भी वो करके डिराइव करके दिखाऊं, क्योंकि तो एडवांस की क्लास है, इसमें सब टेढ़े मेढ़े रिजल्ट हम डिराइव कर सकते हैं। तो जो चार्ज कंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का फॉर्मूला हमने लिखा था सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब है अगर मैं इसको एक चार्ज कंडक्टर की तरह बिहेव करवाऊं, तो इसमें हर पॉइंट पे ऐसे प्रेशर अंदर से जनरेट हो रहा है जो आपस में हर पॉइंट को बाहर की तरफ धक्का दे रहा है। तो जो कंडक्टिंग स्फीयर में, ये जो कंडक्टिंग स्फीयर, सॉरी नॉन कंडक्टिंग है वैसे तो ये, लेकिन मैंने बोला क्योंकि इसको यूनिफॉर्मली चार्ज किया है, तो यूनिफॉर्मली चार्ज करने पर ये कंडक्टिंग स्फीयर की तरह ही सारी प्रॉपर्टी रखेगा। और कंडक्टिंग स्फीयर में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर होता है चार्ज डेंसिटी सिग्मा के टर्म्स में। तो हमने सिग्मा का वैल्यू पहले निकाला, चार्ज अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, चार्ज पर यूनिट एरिया, इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब हमारा सिग्मा अगर पता चल गया तो प्रेशर आ गया। अब प्रेशर सब जगह इसको बाहर की तरफ धक्का देगा, तो हमें प्रेशर से एरिया मल्टीप्लाई करने से फोर्स आ जाएगा। लेकिन देखो, सही बात तो ये है कि यहां पे सभी एरिया अलग अलग डायरेक्शन में है, तो फोर्स भी सब अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे होंगे। तो मुझे सभी फोर्स का ये वाला कंपोनेंट लेना है जो स्फीयर्स को एक दूसरे से दूर धक्का दे। तो जब मैं फोर्स का ऐसे, जैसे एरिया वेक्टर मैंने ऐसा लिया और प्रेशर पी है इधर, तो इस पे फोर्स जो लगेगा वो प्रेशर इंटू एरिया लगेगा, एरिया ए है। लेकिन अगर ये एरिया ए ये ऐसे आपस के रिपल्सिव डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा है, तो प्रेशर का, सॉरी फोर्स का कॉस थीटा, यानी एक डायरेक्शन वाला, जैसे अगला एरिया कुछ इधर होगा, उसका एरिया और फोर्स के बीच में, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन और एरिया के बीच में एंगल अल्फा बन रहा होगा, तो हमें फिर एफ कॉस अल्फा लेना पड़ेगा। यानी सभी प्रेशर का, फोर्स का ये सामने वाला कंपोनेंट, जैसे जो नीचे एरिया है उस पे फोर्स ऐसे नीचे लग रहा होगा, तो उसका भी सामने वाला कंपोनेंट, क्योंकि ऐसे वर्टिकल कंपोनेंट आपस में कट जाएंगे और सब हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। तो इसको करने का तरीका क्या होता है उसको भी देख लो भाई, देखना ध्यान से, है ना। यहां पे अगर सब जगह एरिया टेढ़ा मेढ़ा है, तो ऊपर में छोटा सा एरिया लेंगे तो उस पे जो फोर्स लगेगा उसका भी एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट होगा। नीचे जो एरिया लेंगे उस पर भी जो फोर्स लगेगा उसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल होगा। तो सबके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड करने। अब क्या होता है कि अगर एरिया वेक्टर ऐसे परपेंडिकुलर टू सरफेस चल रहा है, तो एरिया का भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर ले लें, यानी ए कॉस थीटा ले लें, तो अगर कोई एरिया ऐसे टेढ़ा है और उसका डायरेक्शन इधर है, मैंने आज ये क्लास में बताया कि एरिया वेक्टर हमेशा उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो जब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एरिया का लेंगे तो एरिया का ऐसा प्लेन बन जाएगा, यानी टेढ़ा प्लेन है तो टेढ़ा एरिया है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो ऐसे वर्टिकल एरिया है। तो ये जो छोटा सा एरिया, इसका वर्टिकल कंपोनेंट, मतलब वर्टिकल फेस चाहिए हमें। तो हमें जब जब भी हॉरिजॉन्टल एरिया चाहिए होगा तो वर्टिकल फेस चाहिए होगा। हॉरिजॉन्टल एरिया
वर्टिकल फेस। तो सारे वर्टिकल फेसेस को आपस में ऐसे 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 सब ज्वाइन करोगे तो हमको जो इफेक्टिव एरिया मिलेगा वो इस तरह का एरिया होगा, ये वाला, ये जो फेस मैंने बनाया। अब ये एरिया को हम कहते हैं पाई आर स्क्वायर, जबकि ये एक्चुअल एरिया है 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये जो है कंपोनेंट ऑफ 2 पाई आर स्क्वायर एरिया, मतलब असली एरिया 2 पाई आर स्क्वायर था, लेकिन जो कंपोनेंट ऐड होगा फोर्स लगाने में सरफेस का परपेंडिकुलर वाला, वो ऐसा एरिया हो जाएगा, ये वाला, ये जो सर्कल बन रहा है। इसको हम प्यार से, यानी दूसरी लैंग्वेज में, प्रोजेक्शन एरिया भी कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा इमेजिन करो। मान लो तुम्हारे पास एक अम्ब्रेला है जिसको लेके तुम बारिश में खड़े हो। तो अम्ब्रेला अगर मान लो हेमीस्फीयर शेप का है, तो अम्ब्रेला का टोटल एरिया है 2 पाई आर स्क्वायर, अगर हेमीस्फीयर है तो। लेकिन जो बारिश हो रही है, अगर उससे ड्राई एरिया जमीन पे देखोगे तो जो एरिया मिलेगा वो केवल पाई आर स्क्वायर है। यानी एक्चुअल एरिया का कंपोनेंट जो एक प्लेन में आ रहा है, ये 3 डायमेंशनल एरिया, उसका प्लेनर कंपोनेंट उसका प्रोजेक्शन एरिया होता है, प्रोजेक्शन एरिया। क्योंकि यहां पे सारे फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो मुझे सभी फोर्स का ऐसा कंपोनेंट चाहिए, तो एरिया वेक्टर भी उसी फोर्स के डायरेक्शन में आना चाहिए। तो अगर मुझे हॉरिजॉन्टल एरिया चाहिए तो वर्टिकल प्लेनर प्रोजेक्शन चाहिए, वर्टिकल में चाहिए प्रोजेक्शन। तो यहां पे हमको प्रेशर पता है, और अब एरिया, इफेक्टिव एरिया, एरिया इज प्रोजेक्शन एरिया विच इज पाई आर स्क्वायर। तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन चालू हो गया हमारा, फोर्स बिटवीन टू हेमीस्फीयर्स। ये आंसर आया F इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर। एक्चुअल एरिया 2 पाई आर स्क्वायर था, लेकिन सभी 2 पाई आर स्क्वायर के कंपोनेंट करने पड़ेंगे, और कंपोनेंट करने के बाद जो इफेक्टिव एरिया आता है वो पाई आर स्क्वायर हो गया। तो अभी जो हमारा आंसर है वो दो हेमीस्फीयर के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स जनरेट हुआ वो वैल्यू आ गई। मैंने आपको क्या सिखाया कि इस सवाल के दो हिस्से हैं, एक बार क्वेश्चन फिर पढ़ो। अ यूनिफॉर्मली चार्ज शेल ऑफ चार्ज प्लस क्यू इज कट इनटू टू हाफ्स। अगर मैं दो हेमी, मतलब एक स्फीयर से दो हेमीस्फीयर काट लूं, तो ये दोनों हेमीस्फीयर ऑलरेडी एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, मतलब ऐसे काट के छोड़ दूंगा तो भाग जाएंगे एक दूसरे से दूर। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव पॉइंट चार्ज विच इज टू बी केप्ट एट द सेंटर। अगर मैं सेंटर पे नेगेटिव रखूंगा तो नेगेटिव दोनों को अट्रैक्ट करने लगेगा, क्योंकि सेंटर पे है तो बैठे अट्रैक्ट करेगा। तो इनका आपस का रिपल्शन माइनस क्यू के अट्रैक्शन से मैच कर जाए। तो अभी हमने बोला कि पहले तो हम रिपल्शन निकालते हैं, फिर अट्रैक्शन निकालते हैं, और फिर उसके बाद चेक कर लेंगे कि कौन सा फोर्स आ रहा है। तो ये रिपल्सिव फोर्स हमने पता लगा लिया है। अब क्योंकि यहाँ पे जगह खत्म हो गई तो मैं इसका आगे चल रहा हूं, आगे किसी पेज पे जगह बना के। अभी ये देखो, ये सवाल मैंने दोबारा भी दिया है। तो सेकंड पार्ट का जो क्वेश्चन है वो अब करते हैं। सेकंड पार्ट का एक सवाल अलग से मैंने बनाया, ये वाला कहां गया, हाँ ये रहा। कंसिडर अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल, रेडियस ऑफ द शेल, थिन हेमी स्फेरिकल शेल, रेडियस ऑफ द शेल इज आर, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट्स सेंटर। अब ये दूसरा सवाल है, इसमें भी प्रोजेक्शन एरिया का कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो आज तुमको प्रोजेक्शन एरिया के बारे में पता चलेगा। देखो, ये एक हेमी स्फीयर मैंने लिया और इस पे चार्ज यूनिफॉर्मली फैला दिया है। अब इस चार्ज की चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब मुझे क्या पता लगाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। इससे मेरा क्या फायदा होगा, अगर मुझे इस स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे पता चल जाए और यहां पे मैं माइनस क्यू बाद में रखूं, तो इस पे फोर्स ऐसे अट्रैक्टिव फोर्स आ जाएगा माइनस क्यू या क्यू। अब जब स्फीयर का इस पॉइंट चार्ज पर फोर्स मुझे पता चल जाएगा, तो एक्शन रिएक्शन के रूल की वजह से पॉइंट चार्ज हेमीस्फीयर पर भी ऐसा ही अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। तो उस फोर्स को निकालने के लिए फोर्स ऑन सेंटर वाला चार्ज, इस चार्ज सेंटर पे इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
हेमिस्फेरिकल शेल एट द सेंटर। अभी ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसी लॉजिक से हम सवाल करना चाहते हैं कि अगर दो चार्जेस के बीच में फोर्स पूछा जाए तो एक चार्ज का फील्ड और दूसरे चार्ज का वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो। तो हमने सवाल ये है कि सेंटर पे रखे हुए माइनस क्यू पे कितना फोर्स लगेगा या माइनस क्यू कितना फोर्स लगाएगा, ये पिछला सवाल था। लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए पहले हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द शेल एट द सेंटर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो उसको क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक नॉर्मल तरीका जो झंडू लोग यूज करते हैं, वो पहले बताता हूं। तो आपको क्या करना है, इस स्फीयर में जाके एक पतला रिंग इमेजिन करना है जो थीटा एंगल पे है और जिसका छोटा एंगल डी थीटा बन रहा है। ये रिंग बना लिया, ये रिंग है। और रिंग का शेल का रेडियस आर है, इसलिए रिंग का रेडियस आर साइन थीटा है। ये पतला रिंग बनाया है कहां पे, स्फीयर के सरफेस पे। और इस रिंग का चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। तो रिंग का मुझे एरिया भी पता चल जाएगा और रिंग का चार्ज पता चल जाएगा। ये जो रिंग के सेंटर से जो सेंटर ऑफ स्फीयर का डिस्टेंस है वो आर कॉस थीटा है। तो हमने अगर रिंग बनाया तो ड्यू टू दिस रिंग हम इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगा सकते हैं। फॉर्मूला पुराना के डी क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर विच इज आर साइन थीटा इन दिस केस, और एक्स का वैल्यू आर कॉस थीटा है, तो होल स्क्वायर का पावर 3/2। ये रिंग का फॉर्मूला जो है, सेंटर पे रिंग का फील्ड आ गया। ऐसे सारे रिंग्स 0 से 90 डिग्री तक इंटीग्रेट करने से सॉल्व हो जाते हैं। तो ये हुआ मेथड गंदा, यानी कि गंदा मेथड, लेकिन यही मेथड दुनिया में चल रहा है। तो अब हमारा मेथड देखो, हमने क्या किया, अभी हेमिस्फीयर लिया और हेमिस्फीयर में सेंटर पे फील्ड निकालना। तो मैंने क्या किया, सेंटर से थीटा एंगल पर जाकर यहां पे एक रैंडम छोटा सा सर्कुलर एरिया डीएस मान लिया। अब ये डीएस एरिया बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि ये किसकी तरह बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो अगर ये पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ स्फीयर है तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा के डी क्यू बाय आर स्क्वायर। ये रिंग की तरह नहीं लिया है, ये छोटा सा बिंदी जैसा एरिया ले लिया और ये एरिया पॉइंट चार्ज की तरह है। तो पॉइंट चार्ज डी क्यू का वैल्यू होता है सिग्मा डीएस, यानी एरिया का वैल्यू डीएस है। अब ये लिख दिया डी क्यू इज इक्वल सिग्मा डीएस, तो यहां लिख दिया के सिग्मा डीएस अपॉन आर स्क्वायर। अगर ये थीटा एंगल पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अवे बनाएगा थीटा एंगल पे, तो इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा डीई कॉस थीटा और एक इधर हो जाएगा डीई साइन थीटा। अब आप इमेजिन करो कि इस तरफ अगर थीटा एंगल पे हमने टुकड़ा लिया होता तो उसका कंपोनेंट भी इस तरह से डीई साइन थीटा और डीई कॉस थीटा आता। तो फिर इस केस में कोई मुझे बताना कौन सा कंपोनेंट इंटीग्रेट करने से फील्ड आ जाएगा, प्रकाश? लग रहा है मेरे पास आवाज नहीं आ रही, मैंने ही साइलेंट कर रखा है क्या? एक मिनट। हाँ, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर के फॉर्मूले में कॉस थीटा लिख दिया। अब बहुत ध्यान से समझना, ये जो छोटा सा एरिया ये इंक्लाइंड प्लेन जैसा है और इसका एरिया वेक्टर खुद डीएस ऐसा है। अगर मैं वर्टिकल से ये जो वर्टिकल लाइन है वहां पे यहां पे ऐसे ड्रॉ कर दूं तो यहां भी एंगल थीटा है। तो डीएस कॉस थीटा को ध्यान से देखो, अगर डीएस ऐसा टेढ़ा वेक्टर है तो डीएस कॉस थीटा यानी एरिया का जो डीएस कॉस थीटा होगा वो वर्टिकल होगा। और जब वर्टिकल एरिया लेते हैं तो उसका प्लेन हॉरिजॉन्टल हो जाता है। मतलब एरिया ऐसे है, तो मैंने जब उसका कंपोनेंट लिया यहाँ थीटा तो यहां पर भी थीटा बन गया और उसके करस्पॉन्डिंग जो सर्कल है वो ऐसे नीचे आ गया। तो तुमने बोला ये जो टेढ़ा एरिया है, अब उसमें डीएस कॉस थीटा लेंगे। देखो
इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं, तो के कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट है, आर स्क्वायर कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन में बचा डीएस कॉस थीटा, और डीएस कॉस थीटा है प्रोजेक्शन एरिया। और ये आपको अब इमेजिन करना है कि जैसे आपके घर में जो सीढ़ी होती है, उसके नीचे जो जगह है, अगर सीढ़ी पे लाइट रे ऐसे गिराएंगे तो नीचे जो जगह है ये उसका प्रोजेक्शन एरिया, ऐसे रेक्टेंगल हो गया। तो एरिया टेढ़ा है हाइपोटेनियस की तरह, लेकिन उसका प्रोजेक्शन लिया तो वो नीचे वाला ऐसे एरिया आ गया। तो नीचे एरिया मतलब इस तरह का यहां पे आ जाएगा। अब अगर ये स्लांटेड जितने भी सरफेस लोगे और सबका नीचे हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल सरफेस पे प्रोजेक्शन लोगे, तो सारे स्फीयर का मिला के प्रोजेक्शन ऐसे बेस का फेस बन जाएगा। तो सारे डीएस कॉस थीटा का जो एरिया है वो टोटल बेस एरिया हो जाएगा। तो आर स्क्वायर इंटू टोटल प्रोजेक्शन एरिया या बेस एरिया। अब मुझे बताओ बेस एरिया या प्रोजेक्शन एरिया का वैल्यू क्या है। तो आपने बोला के को पहले लिख देते हैं 2 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बाय आर स्क्वायर इनटू बेस एरिया है पाई आर स्क्वायर। तो हेमीस्फीयर का एक्चुअल एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन डीएस कॉस थीटा इंटीग्रेट करने के लिए ऐसे, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, पाई से पाई कट गया, आंसर आया सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ शेल, यानी हेमीस्फेरिकल शेल। तो अगर मैंने एक माइनस क्यू उस पे रखा होता, तो पिछले सवाल पे अब वापस जाते हैं, जो पीछे क्वेश्चन कर रहे थे उस पे एक हेमीस्फीयर के सामने एक सेंटर पे माइनस क्यू रखा था। तो हमने बोला हेमीस्फीयर का फील्ड हमें पता चल गया सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पे वही सवाल आगे चल के फिर सॉल्व कर देते हैं। तो फिर दो हेमीस्फीयर एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर से, और ये रिपल्सिव फोर्स है। और ये वाला जो चार्ज है हेमीस्फीयर का, ये फील्ड बना रहा है सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस क्यू, अब इसको तो क्यू का ही मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, ये अट्रैक्टिव फोर्स हो गया और ये रिपल्सिव हो गया। अगर इन दोनों फोर्स को आपस में बैलेंस कर दूं तो क्यू का वैल्यू आ जाएगा, जिसमें ये जो सिग्मा है ये हेमी स्फीयर यानी कि स्फीयर का चार्ज का डेंसिटी है। तो चार्ज था कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय पूरा सरफेस एरिया था 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस सिग्मा से सिग्मा काट देते हैं और यहाँ कहीं सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि मैं पीडीएफ में कर रहा हूँ, इसमें पेज ऐड नहीं हो रहा, तो मैं ऐसे ही कर लेता हूँ कि सिग्मा से सिग्मा काटा, 4 एप्सिलॉन नॉट से 2 एप्सिलॉन नॉट काटा और 2 पर भेज दिया। तो 2 सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू। अब 2 सिग्मा की जगह लिख दिया क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू। तो इससे देखो पाई आर स्क्वायर कट गया, तो हमारा आंसर आया क्यू बाय चार्ज का वैल्यू। ये नेगेटिव चार्ज है क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स लगाना, साइन हमें अलग से पता है, और ये सवाल सॉल्व हो गया है। ठीक है, तो ये जो सवाल है इसमें दो चीजें मैंने सिखाई कि कभी भी दो दो हेमीस्फीयर्स के बीच में रिपल्सिव फोर्स पूछ लिया जाए तो प्रोजेक्शन एरिया इनटू पाई आर स्क्वायर कर दो। और अगर ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पीछे चले जाते हैं ना, तो अगर कभी ऐसे कंडक्टर दे दे और इस कंडक्टर पे चार्ज क्यू है या चार्ज डेंसिटी सिग्मा है ऑन कंडक्टर, और पूछा जाए कि ये तो कंडक्टर होगा, ये नॉन कंडक्टर शेल होगा, तो इसमें पूछा जाए कि अगर दो इमेजिनरी हेमीस्फीयर इसमें लिए जाएं तो रिपल्सिव फोर्स कितना है। तो रिपल्सिव फोर्स है प्रेशर इनटू प्रोजेक्शन एरिया, और प्रेशर का फॉर्मूला है सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू प्रोजेक्शन एरिया है पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर नहीं, ये वाला सरफेस एरिया, इसके परपेंडिकुलर जिधर फोर्स लगेगा उसके परपेंडिकुलर फेस में जितना एरिया इफेक्टिव आ रहा है वो लेना है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। थोड़ा स्पीड तेज ही चल रही है लेकिन जो भी, ठीक, ये हो गया हमको दो।
सवाल अभी तक कर पाए हम। अब देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, ये थोड़ा इजी है। अ रिंग ऑफ रेडियस आर हैज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज क्यू, अ पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग। तो देखो, एक सर्कुलर रिंग है। इस तरह का सवाल हमने पहले सरफेस टेंशन में भी किया था, और जब किया था तो मैंने बोला था कि ये सवाल दोबारा आगे आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। और तब मुझे याद है हमने अ, उसका भी सवाल कर लिया था। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी उसी समय करा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर ये सवाल आए तो कैसे आता है, और मैग्नेटिज्म में भी सवाल आता है, और ये अलग अलग चैप्टर में आता रहता है। मान लो किसी भी सर्कुलर रिंग के केस में अगर रेडियली आउटवर्ड फोर्स लगने लगे, इस रिंग के ऊपर चार्ज स्मॉल क्यू फैला हुआ है, और फिर जैसे ही मैंने सेंटर पे एक प्लस क्यू रखा, तो इस प्लस क्यू की वजह से रिंग के हर छोटे टुकड़े पे एक ऐसा डीएफ फोर्स लगने लगेगा। इस छोटे टुकड़े पे भी डीएफ, इधर भी रिपल्सिव डीएफ, यानी हर जगह फोर्स रेडियली आउटवर्ड लगने लगेगा। उससे रिंग कहीं जाएगा तो नहीं, क्योंकि जिस एक टुकड़े पे राइट में रिपल्सिव लग रहा होगा तो दूसरे में लेफ्ट में, तो रिंग कहीं नहीं चलता। सेंटर वाला चार्ज इसको चारों तरफ से बाहर धक्का दे रहा है, तो टोटल रिपल्सिव force is acting radially outward। अब रेडियली आउटवर्ड फोर्स जब लगता है तो रिंग को बाहर धक्का लगता है, इससे रिंग टाइट हो जाता है। तो देयर विल बी अ टेंशन डेवलप्ड इन द रिंग। ऐसे इमेजिन कर लो कि अगर रिंग के हर पॉइंट को बाहर की तरफ खींचोगे तो ये रिंग टाइट हो जाएगा। टाइट यानी बाहर की तरफ ऐसे धक्का लग रहा है चारों तरफ। तो इसका ये जो अंदर है, यहाँ पे धागे में टेंशन डेवलप हो जाएगा, ये टाइट हो जाएगा रिंग। तो टाइट हो जाएगा, तो सवाल में पूछा फाइंड इंक्रीज इन टेंशन इन द रिंग व्हेन द पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर। अब ये रिंग है, तो इसमें एक टेंशन का फॉर्मूला होता है। इस तरह का सवाल कभी भी हो जिसमें रेडियली आउटवर्ड फोर्स से टेंशन टी निकालना हो, तो दो तरीका। अगर डीएफ फोर्स रेडियली आउटवर्ड लग रहा है, तो जिस टुकड़े पे लग रहा है उसी टुकड़े के एंगल से डिवाइड कर दो। डीएफ बाई डी थीटा, रेडियल आउटवर्ड जो फोर्स लग रहा है। जैसे यहां पे कोई भी छोटा टुकड़ा लेंगे उस पर डीएफ फोर्स लगेगा, कोई भी छोटा टुकड़ा लेंगे उस पर डीएफ। हर डीएफ अलग डायरेक्शन में है, लेकिन कोई एक छोटा टुकड़ा। तो छोटा टुकड़ा सेलेक्ट कैसे करते हैं? तो हमने बोला यहां पे एक है, यहां पे एक, अच्छा, यहां पे एक छोटा सा सेगमेंट बना लेते हैं और उसका एंगल ही मान लेते हैं डी थीटा। तो सेलेक्ट a segment of small angle d theta। तो चार्ज ऑन द सेगमेंट हो जाएगा टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल एंगल इनटू छोटा एंगल। ये यूनिटरी मेथड से हमने चार्ज निकाल दिया। तो फिर सेंटर का चार्ज क्यू है और छोटे सेगमेंट का चार्ज डी क्यू है। डी क्यू इतना स्मॉल है कि इसको हम पॉइंट चार्ज की तरह मानेंगे, इनके बीच का डिस्टेंस आर है। तो फोर्स डीएफ जो लगेगा वो के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब ये लिख दिया के Q बाय 2 पाई इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये फोर्स हो गया। और टेंशन का फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू डी एफ बाई डी थीटा। तो हमने लिखा के Q बाय 2 पाई आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी थीटा। ये डी थीटा कट गए, टेंशन का आंसर आ गया Q बाय आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई। आंसर देख के हमें लगा कि अगर ये रिंग पे, अगर सेंटर का चार्ज क्यू है, रिंग का चार्ज स्मॉल क्यू है, तो अगर मैं ऐसे टोटल फोर्स भी देखता तो फोर्स आता K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। यानी कि टोटल फोर्स को टोटल
रेडियल फोर्स को किस एंगल से डिवाइड कर दोगे, 2 पाई से, तो आंसर आ जाएगा टोटल रेडियल फोर्स अपॉन 2 पाई। अब इस सवाल को दूसरे चैप्टर में देखो। अगर मान लो कोई रिंग जिसका मास m है, उसको हमने ओमेगा से घुमा दिया, और ओमेगा से घुमाते ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसे बाहर की तरफ लगेगा, तो रिंग टाइट हो जाएगा, टेंशन पूछा है। तो रिंग का मास m है, यानी सारे टुकड़े मिला के पूरा m मास r रेडियस के सर्कल में घूम रहा है। तो टोटल फोर्स के हिसाब से करें तो टोटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम आर ओमेगा स्क्वायर, छोटे के हिसाब से करते हैं, छोटा मास लेते हैं तो छोटे एंगल से डिवाइड करना है। लेकिन टोटल अगर ले लिया तो टोटल एंगल से डिवाइड करो, टोटल फोर्स लोगे तो टोटल एंगल। अब ये एम डीएम 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 सब मिलके एम मास है, तो एम मास अगर आर रेडियस पे घूमेगा ओमेगा से, तो ये लिखना आसान है, एम आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई। जितना फोर्स आए उसको 2 पाई से डिवाइड कर दो। तो यहां पर भी वैसे K Q1 Q2 by r स्क्वायर, अगर कोई ये पूरा रिंग मिला के चार्ज स्मॉल क्यू है, सेंटर पे कैपिटल क्यू है, तो हर जगह का डिस्टेंस क्या है, आर है, तो सब मिला के चार्ज क्यू को क्यू कितना फोर्स लगाएगा। तो यहां वेक्टर सम नहीं कर रहे, ये वैल्यू ऐड कर रहे हैं, स्केलर सम। तो वैसे ही डीएम डीएम मिला के सारा मास एम है, डीक्यू डीक्यू मिला के सारा चार्ज क्यू है, तो K Q1 Q2 by r स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई। तो रेडियल फोर्स बटा 2 पाई करोगे तो हमेशा टेंशन आ जाएगा, ये एक जनरल रिजल्ट है। कभी भी रेडियल फोर्स से अगर कहानी में टेंशन डेवलप करे तो ऐसे करना है, ठीक है। ये सवाल सचमुच आसान है, बट इसको एक बार देख लो कैसे कर रहे हैं। क्वेश्चन लिखा है, कंसिडर यूनिफॉर्म चार्ज्ड इन स्फेरिकल शेल एज शोन इन द फिगर, द रेडियस ऑफ द शेल इज आर। अब यूनिफॉर्मली चार्ज है, मतलब इसके सरफेस पे चार्ज हमने ऐसे सिग्मा चिपका रखा है। लेकिन इस सवाल को सॉल्व नहीं करना, ये लॉजिक से ही सॉल्व हो जाएगा। लिखा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज ई। पॉइंट पी, यहां पे पॉइंट पी है कहीं हवा में, x00, ये ऊपर एक्स एक्सिस चल रही है, तो इसमें एक पॉइंट है पी, x00 पे, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है ई। तो सेंटर ओ से, यानी ओरिजिन से x डिस्टेंस ऊपर के पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। तो पूछा व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट -x00, -x, यानी कि यहां से x डिस्टेंस नीचे फील्ड कितना होगा ये पता लगाना। ऊपर फील्ड ई है, नीचे कितना है ये पता लगाना है, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं, अगर मैं यहां पे एक हेमीस्फीयर और ऐड कर दूं, अब ये गॉस लॉ नहीं लगा रहे हैं ना, ऐसे ही कर रहे हैं, एक हेमीस्फीयर ऐड कर दो तो ये पूरा हॉलो स्फीयर बन गया, ठीक है। और नेट फील्ड इनसाइड एनी हॉलो स्फीयर, एनी मतलब यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर इज ऑलवेज जीरो। ये रिजल्ट हमने ग्रेविटेशन में भी लिखा था कि कभी कोई हॉलो स्फीयर मिल जाए हमें लाइफ में, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब हॉलो स्फीयर यानी स्फेरिकल शेल के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होता है, वैसे ही चार्ज का अगर फील्ड हॉलो स्फीयर के अंदर निकालेंगे तो जीरो आ जाएगा। इसको हम गॉस लॉ में अभी करेंगे, लेकिन अभी मान लो, तो यहाँ सेंटर पे फील्ड कितना है जीरो, पी पॉइंट पे कितना है जीरो, क्यू पॉइंट पे कितना है, सभी पॉइंट पे फील्ड जीरो है, ठीक है। हमें क्यू पॉइंट पे फील्ड निकालना है, लेकिन दो शेल मिला के यहां टोटल फील्ड जीरो है, ई पर पी पर भी जीरो है, क्यू पर भी जीरो है, सब जगह फील्ड जीरो है। तो ये जो नीचे वाला हेमिस्फीयर है, ये क्यू पर कितना फील्ड बनाएगा। देखो, सवाल में दो हेमिस्फीयर है, क्वेश्चन पूछा है कि ये जो अपर हेमिस्फीयर है जिसको मैं बोलता हूं हेमिस्फीयर वन, वो क्यू पर कितना फील्ड बनाएगा ये मुझे पता लगाना है। लेकिन मैंने केवल नीचे वाला हेमिस्फीयर ड्रॉ किया, और मैंने पूछा कि नीचे वाला हेमिस्फीयर इस क्यू पॉइंट पर कितना फील्ड बनाएगा, कितना फील्ड बनाएगा वो बताओ। तो तुमने उसको ई बोल दिया, क्यों, क्योंकि तुमने बोला जब ऊपर वाला हेमिस्फीयर ऊपर के पॉइंट पे ई बनाता है, तो नीचे वाला हेमिस्फीयर नीचे के पॉइंट पे ई बनाता होगा, क्योंकि जैसा पी पॉइंट है अपर हेमिस्फीयर के लिए, वैसा लोअर हेमिस्फीयर के लिए क्यू पॉइंट है। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड एट क्यू
टोटल लिख देता, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट क्यू इज 0, बट इलेक्ट्रिक फील्ड मेड बाय लोअर हेमिस्फीयर एट क्यू इज, अब इसको वेक्टर में लिख देते हैं ना, यहाँ पे अगर ऊपर हेमिस जो भी है तो वेक्टर में लिख देते हैं, और यहाँ पे लिख दिया ई, ये ई इसलिए, या माइनस ही लिख दे, ऊपर वाला हेमिस्फीयर जिधर भी फील्ड बनाएगा, नीचे वाला हेमिस्फीयर, जैसे ऊपर वाला हेमिस्फीयर ऊपर फील्ड बनाएगा तो नीचे वाला नीचे बनाएगा, तो माइनस ही बनाएगा, ठीक है, माइनस ही वेक्टर में लिख देते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि दिस अपर हेमिस्फीयर यानी हेमिस्फीयर 1 क्यू पॉइंट पे कितना फील्ड बनाएगा, तो लोअर हेमिस्फीयर क्यू पे वही बना रहा है जो अपर हेमिस्फीयर अपर पे बना रहा है, तो यहाँ पे फील्ड ई है, ये ई फील्ड है या माइनस ई है, और दो हेमिस्फीयर मिल के 0 बना रहे हैं, तो नेट फील्ड इज 0, लेकिन नेट फील्ड होगा अपर का प्लस लोअर का, और अपर हेमिस्फीयर का फील्ड पूछा है एट क्यू, प्लस लोअर हेमिस्फीयर एट क्यू, लोअर हेमिस्फीयर बना रहा है माइनस ई, तो अपर हेमिस्फीयर कितना बना रहा है, टोटल 0 है, तो अपर बना रहा है, अपर का फील्ड आ गया प्लस ई, ऐसा आंसर हो गया। तो सवाल में कुछ सॉल्व नहीं किया, लॉजिकली बस हमने बोल दिया कि अगर किसी हेमिस्फेरिकल शेल के सेंटर से ऊपर और सेंटर से नीचे किसी भी दो पॉइंट पे फील्ड कंपेयर करोगे तो सेम आएगा, एज लॉन्ग एज वो ऊपर वाला पॉइंट भी टोटल स्फीयर के अंदर का, टोटल शेल के अंदर हो, और दूसरा पॉइंट भी ऑब्वियसली टोटल शेल के अंदर हो, मतलब जैसे सवाल में ये लिखा हुआ है कंडीशन एक्स मस्ट बी लेस देन आर, तो ऊपर के पॉइंट और नीचे के पॉइंट पे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड बनता। तो अभी तो हमें फील्ड का वैल्यू नहीं पता है, बस फील्ड ई है ये पता है, तो ये प्रूव हो जाएगा कि जितना फील्ड कोई सेंटर से ऊपर के पॉइंट पे हेमिस्फीयर बनाएगा उतना ही नीचे बनाएगा, हालांकि सेंटर पे कितना वो भी वैल्यू नहीं पूछा, केवल लॉजिक से पूछा। अब एक दो क्वेश्चंस और हैं जिनको इंटीग्रेशन से कर सकते हैं और दूसरे और भी प्रोसेस से कर सकते हैं, तो वो ये अच्छे सवाल हैं, एरोडोप में भी दिए हुए हैं और अलग अलग अच्छी बुक्स में दिए रहते हैं, ये पढ़ो। A semicircular ring of radius r carries a charge q and an infinite rod of uniform linear charge density। अच्छा ना, इस ये जो ये तो हेमिस्फीयर वाले में चले गए, ये टेंशन वाले सवाल में दो पार्ट थे, लिखा फाइंड इंक्रीज इन टेंशन इन द रिंग आफ्टर द पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर, तो ये हमने सेंटर पे चार्ज लेके सारे रेडियली आउटवर्ड फोर्स लगाए, उससे धागे का टेंशन निकाल दिया। फिर लिखा फाइंड इंक्रीज इन फोर्स बिटवीन टू सेमी सर्कुलर पार्ट्स ऑफ द रिंग आफ्टर अ पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर, यानी कि अगर इस रिंग को दो सेमी सर्कल में इमेजिन करें तो इनका फोर्स कितना बढ़ जाएगा, तो आप बोलेंगे भाई यहां पे एक्स्ट्रा टेंशन टी आ गया और यहां पर भी एक्स्ट्रा टेंशन टी आ गया, तो एक सेमी सर्कल दूसरे सेमी सर्कल को कितनी जगह पकड़ रहा होगा, तुम बोलोगे दो एंड पे पकड़ेगा, भाई डायमेट्रिकली इधर वाले पॉइंट पकड़ेगा इधर पकड़ेगा, इधर जो बढ़ गया टेंशन टी है इधर भी बढ़ गया टेंशन टी है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो टोटल फोर्स इंक्रीज, सेकेंड पार्ट का आंसर टोटल इंक्रीज इन फोर्स बिटवीन टू सेमी सर्कल्स इज 2t, 2t यानी कि ये वाला जो आंसर निकाला 2k/2 पाई r², जो फोर्स का नॉर्मल फॉर्मूला था उसको 2 पाई से एक्स्ट्रा डिवाइड कर देने से मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर सही आता है। चलो,
क्योंकि वहां पे मुझे एक सवाल का जवाब आ गया, तो ये सवाल भी कुछ कुछ वैसा ही है। लिखा अ सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर कैरीज अ चार्ज क्यू, एन इनफाइनाइट रॉड of uniform linear charge density lambda is kept along the axis of semi circular ring. If find force, electric force between them. देखो, एक सेमी सर्कुलर रिंग है, ये थोड़ा 3D डायग्राम बनाते, सेमी सर्कुलर, ऐसे सेमी सर्कुलर, ऐसे, और ये उसका एक्सिस है। इस एक्सिस के अलोंग मैंने एक इनफाइनाइट रॉड लगा दिया, ठीक है। अगर मैं इसको यहां से देखूंगा तो रॉड ऐसे इनटू द प्लेन जाते हुए दिखेगा, और सेमी सर्कल का हमें प्रोजेक्शन दिखेगा। तो मैं इधर से आंखों से देख रहा हूं, तो मुझे सेमी सर्कल ऐसे दिख रहा है, ये सेमी सर्कल है, और रॉड उसके सेंटर से ऐसे अंदर जाता हुआ दिख रहा है, ये रॉड है। रॉड ये कैसे है? अरे भाई, रॉड तो यही है, लेकिन हम देख रहे हैं तो हमको रॉड का केवल क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे दिख रहा है, ये रॉड। ये रिंग का रेडियस आर है, और रिंग पे टोटल चार्ज क्यू है, और रॉड का चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। ये रॉड इनफाइनाइट रॉड है, ठीक है। तो तुम कहोगे सर ऐसा करते हैं, देखो मतलब ऐसे फोर्स निकालना है, तो ये रॉड भी पॉजिटिवली चार्ज है और रिंग भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो क्या होगा कि रॉड और रिंग के बीच में ऐसे रिपल्शन चालू हो जाएगा। कि तो ये रॉड जो है इस टुकड़े को इधर धक्का देगा, इसको इधर धक्का देगा, इसको इधर धक्का देगा, इसको इधर धक्का देगा, इसको इधर देगा, इधर देगा, सबको अलग अलग डायरेक्शन देगा। तो सबका रिपल्सिव वाला मतलब ये वाला कंपोनेंट ऐड हो जाएगा। जैसे भी प्रोजेक्शन एरिया वाले केस में एक डायरेक्शन के सारे कंपोनेंट को ऐड कर दे रहे थे, वैसे यहां पर भी एक कंपोनेंट ऐड हो जाएगा, और रिंग ऐसे ऊपर की तरफ रिपेल हो जाएगा, अपने एंगल बाइसेक्टर की तरफ रिपेल हो जाएगा। तो हमारे पास ऐसे सवाल में दो मेथड होते हैं। एक होता है कि या तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग का निकालें, और सेमी सर्कुलर रिंग के सेंटर पे तो फील्ड पता होता है, लेकिन आगे आगे वाले पॉइंट पर फील्ड का वैल्यू हमें डिराइव करना पड़ेगा, या फिर हमें रिंग के रिजल्ट से सॉल्व करना पड़ेगा। फुल रिंग का तो रिजल्ट एक्सिस पे हमें पता रहता है, लेकिन ये आधा रिंग है, आधा रिंग का केवल सेंटर पे पता रहता है, 2k लैम्डा बाय आर, ऐसे रिंग जो है इनफाइनाइट रॉड की तरह ही बिहेव करता है। तो एक तरीका तो है कि रिंग का फील्ड निकाल के रॉड पे फोर्स निकालो, दूसरा तरीका है रॉड का फील्ड निकाल के रिंग पे फोर्स निकालो। तो रॉड, लैम्डा का अगर रॉड है, तो रिंग का हर पॉइंट रॉड से आर डिस्टेंस पे है, तो रॉड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसका फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है, 2k लैम्डा बाय आर। ये वो फॉर्मूला है जो इनफाइनाइट रॉड का होता था, 2k लैम्डा बाय आर। इनफाइनाइट रॉड और सेमी सर्कल सेम फील्ड बनाते, तो इस रॉड ने फील्ड बनाया 2k लैम्डा बाय आर, और रिंग पे है चार्ज डी क्यू। तो हम एक टुकड़े पे फोर्स निकाल लेंगे डीएफ, फिर उसका कंपोनेंट लेके इंटीग्रेट कर देंगे। एक तरीका तो ये है। तो इससे बहुत आसानी से आंसर सॉल्व हो सकता है। तो पहले मैं इसी से करके दिखाता हूं, देख लो। फिर मैं आपको इसमें भी चालाकी एक बताता हूं, देखना ध्यान से। तो हमारे पास सेमी सर्कुलर रिंग है, यहां पे एक इनफाइनाइट रॉड पास हो रही है, रॉड का चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा है, रिंग के ऊपर भी चार्ज पॉजिटिव फैला हुआ है। मैंने कहा कि अगर यहां से थीटा एंगल पे जाके एक छोटा सा टुकड़ा डी थीटा एंगल का ले लें, तो उस पे जो चार्ज डी क्यू हो जाएगा वो क्यू बाई पाई इंटू डी थीटा हो जाएगा, क्योंकि पूरा तो सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का एंगल तो पाई होता है। यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो ऐसे वर्टिकल से थीटा एंगल पे लगेगा, तो उसका कॉस थीटा कंपोनेंट सामने चला जाएगा, और ऐसे हॉरिजॉन्टल में साइन आ जाएगा। अगर मैं थीटा एंगल लेफ्ट में ले रहा होता तो भी कॉस वाले ऐड हो रहे होते और साइन वाले कट रहे होते। तो मैंने बोला फोर्स का आंसर है इंटीग्रेशन डीएफ कॉस थीटा, 0 से 90 डिग्री तक इंटीग्रेट करेंगे। नहीं, -π/2 से +π/2, क्योंकि हमने बीच में से एंगल लिया, तो इधर वाला नेगेटिव -π/2 हो गया और इधर वाला +π/2 हो गया। ठीक है, तो -π/2 से +π/2 इंटीग्रेशन लिमिट लिख दिया।
डीएफ का मतलब है के Q1 Q2 नहीं, डीएफ का मतलब है 2k λ/r इंटू Q/π d थीटा। इसका मीनिंग ये है, ये जो रॉड है ये लैम्डा की है, तो रॉड अपने से आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा उसका फॉर्मूला 2k λ/r। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड को रखे हुए चार्ज से मल्टीप्लाई करते हैं तो फोर्स आ जाता है। तो फोर्स लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज, और इसका कौन सा कंपोनेंट इंटीग्रेट होगा, कॉस थीटा। तो आप देखोगे इंटीग्रेशन में कॉस थीटा डी थीटा आ गया, जिसका इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा। और साइन थीटा में -90 से +90 रख देंगे तो 2 sin 90 हो जाएगा। तो 2k λ/πr इंटू क्यू, इतने का साइन थीटा लिख दिया, तो ये 2 sin π/2 हो गया। sin π/2 1 होता है, तो इसमें आंसर 4k λ/Q/πr। इसको थोड़ा और फर्दर सॉल्व करते हैं, पाई आर सॉरी है ना। तो 4 / 4 पाई एप्सिलॉन नॉट λ/Q/πr। तो 4 से 4 कट जाएगा, λ/Q/π² एप्सिलॉन नॉट r। ये हमारा फोर्स का आंसर। मतलब देखो, हर छोटे टुकड़े पे ऐसे रिपल्सिव फोर्स लगेगा, सबका एक कंपोनेंट ऐड करके इंटीग्रेट कर दिया, λ/Q/π² एप्सिलॉन नॉट r। ये रिजल्ट आया। अब यही रिजल्ट देखो दूसरे चालाकी भरे तरीके से। ऐसा इमेजिन करें कि वैसे तो सवाल में एक सेमी सर्कल है, मैंने दो सेमी सर्कल बना दिए। दो सेमी सर्कल के सेंटर पे चार्ज रख दिया, ये रॉड। तो रॉड ऊपर वाले सेमी सर्कल को ऊपर, नीचे वाले सेमी सर्कल को नीचे धक्का देगा। तो ये दोनों सेमी सर्कल के बीच में एक टेंशन डेवलप हो जाएगा। ये टेंशन का वैल्यू अगर टी है, यहां पर भी टी है, और ये सेमी सर्कल टूट नहीं रहा, तो ये जो रिपल्सिव फोर्स है ये 2t के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे टी लग रहा है, यहाँ पे टी लग रहा है, ऊपर वाले सेमी सर्कल को देख रहे हैं, और रॉड सेंटर से पास किया। मतलब अगर डायग्राम थोड़ा 3D में देखोगे तो सर्कल ऐसा है और रॉड ऐसे सेंटर से पास कर रहा है, इनफाइनाइट रॉड। अगर ये रॉड खुद पॉजिटिवली चार्ज है और रिंग भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो दोनों के बीच में आपस में ऐसे रिपल्सिव फोर्स जनरेट होगा, क्योंकि रॉड पूरे रिंग को ऐसे धक्का देगा। तो तुमने बोला जब ये चारों तरफ रिपल्सिव फोर्स लगता है तो इसके अंदर डेवलप होने वाला टेंशन हम आसानी से निकाल सकते हैं। टोटल रेडियली आउटवर्ड फोर्स, रेडियल फोर्स। अब क्योंकि टोटल फोर्स लिख रहा हूं तो टोटल एंगल से डिवाइड करेंगे, ये अभी अभी मेथड हमने सीखा था। तो टी का वैल्यू, अगर रिंग, सॉरी, हाँ पूरा रिंग है। अब ये रिंग का इधर वाले साइड वाले रिंग का चार्ज क्यू है, तो इधर साइड वाले रिंग का भी चार्ज क्यू है, तो टोटल चार्ज रिंग का 2q हो गया। तो हमने लिखा 2k λ/r इंटू 2q डिवाइडेड बाय, जो भी आया उसको 2 पाई से डिवाइड कर दो, जो आया उसको 2 पाई से डिवाइड कर दो। ये टेंशन आ गया। और अगर फोर्स चाहिए तो वो 2t के इक्वल है। तो हमने लिखा इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4k λ/q, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, अपॉन πr। अब ये जो हमारा आंसर रिपल्सिव फोर्स का आया, ये रेडियल फोर्स अपॉन 2 पाई से डायरेक्ट आया, और रेडियल फोर्स अपॉन 2 पाई से जो धागा टाइट होगा उसका दो जगह कनेक्शन है, नीचे वाले सेमी सर्कल का ऊपर वाले सेमी सर्कल से। तो ये सेमी सर्कल पे टेंशन टी डेवलप हुआ, यहां भी टी डेवलप हुआ, दोनों मिला के 2t हो गया। तो जो रिपल्सिव फोर्स है इसी 2t को बैलेंस करेगा। तो हमें पता लगाना था फोर्स, हमने निकाल दिया उसका वैल्यू 2t, और t का डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास है। तो उससे जरा सॉल्व करके देखो, तो आपको ऐसा दिखेगा ये दोनों रिजल्ट एग्जैक्टली सेम आ गए। एक बार चेक करो, देखा 4k λ/Q/πr, 4k λ/Q/πr। तो इसको थोड़ा रियलाइज करना, अभी क्या स्पीड थोड़ा तेज ही है, लेकिन मामला ऐसा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को एक बार आराम से देख लो कि सेमी सर्कल के सेंटर से पास होता हुआ रॉड जा रहा था, तो रॉड और सेमी सर्कल के बीच में ऐसे रिपल्सिव फोर्स जनरेट हो जाएगा, वही निकालना था।
है ना। सेमी सर्कल, रॉड इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल, ये रॉड ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर इनटू द प्लेन। तो इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स आ गया, वो हमने निकाल लिया। हमने बोला एक और सेमी सर्कल मान ले, तो रॉड और पूरा सर्कल होगा तो आपस में रेडियल या आउटवर्ड फोर्स लगा के इसको टाइट कर देगा। टाइट करने से जितना टेंशन है वो 2T है, और 2T का वैल्यू इस रिपल्सिव फोर्स से बैलेंस होएगा अगर हम रॉड रखेंगे फुल सर्कल के अंदर। तो अब ये सवाल इसका उल्टा है, पढ़ो। अ रिंग ऑफ रेडियस आर carries a charge q, an infinite rod of uniform linear charge density lambda is kept along the axis of semicircular ring। नहीं, यहां पे सर्कुलर रिंग है, सेमी सर्कल नहीं है, सॉरी, सर्कल है, ये हटा देते। अब फिर से पढ़ते हैं। अ रिंग ऑफ रेडियस आर कैरीज चार्ज क्यू। ठीक है, इस पूरे रिंग का चार्ज क्यू, पहले सेमी सर्कल का ही चार्ज क्यू था। और यहाँ पे एन इनफाइनाइट रॉड ऑफ लीनियर डेंसिटी लैम्डा केप्ट अलोंग एक्सिस, एक्सिस के अलोंग एक इनफाइनाइट रॉड रखा है। ठीक, और ये इंफिनिटी तक जा रहा है। फिर लिखा है विद वन एंड एट द सेंटर ऑफ द रिंग, रॉड का एक एंड, तो ये रॉड की जगह सेमी इनफाइनाइट रॉड हो गया है। क्योंकि आपको याद होगा हमने लिखा था कि अगर रॉड का दोनों साइड एंड इंफिनिटी तक जा रहे हैं तो इनफाइनाइट रॉड, लेकिन एक एंड तुम्हारे सामने और दूसरा साइड इंफिनिटी जा रहा है तो उसको सेमी इनफाइनाइट बोल देते हैं। तो सेमी सर्कल नहीं है, सेमी इनफाइनाइट रॉड। तो पिछले का उल्टा सवाल हो गया। पिछली बार में सर्कल आधा था, रॉड पूरा इंफिनिटी था। इस क्वेश्चन में सर्कल पूरा है, रॉड आधा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे। रॉड इंफिनिटी तक जा रहा है, सर्कल लेकिन आधा है। क्वेश्चन पूछा है फाइंड इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम। अब बताओ, अगर ये रॉड खुद पॉजिटिवली चार्ज का है तो रॉड तो केवल राइट में है ना, ये रॉड राइट वाला, रिंग को लेफ्ट में और रिंग रॉड को राइट में। अब इसको करने के भी दो तरीके होते हैं, एक झंडू और एक अच्छा। हम लोग हर सवाल में देखो दो तरीके से कर रहे हैं। एक झंडू, झंडू मतलब इंटीग्रेट किया तो वो काफी झंडू तरीका है। लेकिन मैंने चालाकी से फुल सर्कल मान के टेंशन निकाला, टेंशन का डबल कर दिया, फोर्स आ गया, वो स्मार्ट तरीका हो गया, उसमें इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ा। ऐसे यहां पर भी इसमें एक तरीका है डिफिकल्ट या झंडू, और दूसरा तरीका है आसान और स्मार्ट। तो पहले हम झंडू तरीके करते हैं। हमने बोला अगर मेरे पास एक रिंग चार्ज क्यू की होती है तो रिंग के सेंटर से एक्स डिस्टेंस जाने पर अगर मैं एक छोटा सा टुकड़ा dx लेंथ का बना लूं, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग का मुझे पता है, और ये जो चार्ज है रॉड का, ये dq है, तो इसको लैम्डा dx लिख सकते हैं, चार्ज डेंसिटी इंटू लेंथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग का लिया, और चार्ज रॉड के स्मॉल सेगमेंट का, स्मॉल सेगमेंट ऑन द रॉड, तो ये इंटीग्रेट कर रहे हैं। लेकिन छोटा टुकड़ा रॉड में ले लिया, जैसे रॉड में यहाँ पे एक्स पे जाके एक छोटा dx का एलिमेंट कट कर लिया, उस dx का चार्ज dq है। तो मतलब रिंग के सामने, ये रिंग जो है इसके सामने एक्स डिस्टेंस पे एक छोटा dq रखा है, तो रिंग dq पे एक फोर्स लगाएगा, dq इंटू ई। लेकिन ऐसे dq dq तो यहाँ x इक्वल टू 0 से लेकर x टेंडिंग टू इंफिनिटी तक बैठे हुए हैं। तो हमको बस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई करके 0 से इंफिनिटी तक इंटीग्रेट कर देना, टोटल फोर्स आ जाएगा। dq की जगह हम क्या लिखेंगे, लैम्डा dx, चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। और इसमें अब x वेरिएबल है, r कांस्टेंट है, ये r का वैल्यू कांस्टेंट है, x वेरिएबल। तो x का वैल्यू 0 से लेकर x का वैल्यू इंफिनिटी तक इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन मुश्किल नहीं है। अगर थोड़े भी समझदार हो तो आप मुझे बता दोगे कि ये जो सर, ये जो करते हैं ना, इसमें जब एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आता है तो पहले आर वेरिएबल हो रहा था, तो आर को एक्स टैन थीटा लिखते थे, अभी एक्स वेरिएबल है तो एक्स को आर टैन थीटा लिख देंगे। तो यहाँ आर स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इंटीग्रेट मतलब ऐसे कॉमन लेंगे तो एक्स क्यूब
सेक क्यूब थीटा हो जाएगा, और dx की जगह सेक स्क्वायर आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा लिखेंगे। तो ऐसे इमेजिन करो, यहां पे आ गया सेक स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर में आ गया सेक क्यूब थीटा। सेक स्क्वायर और सेक क्यूब काटेंगे तो नीचे सेक बचेगा, सेक थीटा ऊपर जाके कॉस थीटा हो जाएगा। मतलब इंटीग्रेशन में सिंपल के क्यू लैम्डा एक्स और कॉस थीटा डी थीटा। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, तो इसमें साइन थीटा रख देंगे और जीरो से इन्फिनिटी इंटीग्रेट करेंगे, मतलब जीरो से इन्फिनिटी मतलब 0 से 90 इंटीग्रेशन होगा, तो साइन 90 का वैल्यू 1 आ जाएगा। मतलब सारा इंटीग्रेशन का वैल्यू 1 आ जाएगा, बाकी सब कांस्टेंट कांस्टेंट रहेंगे। तो अगर थोड़ा सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। ये तो हुआ नॉर्मल मेथड, नॉर्मल लाइफ। अब हम लोग स्मार्ट मेथड कर रहे हैं। इस रिंग को देखो, इस रिंग के सेंटर से एक रॉड पास हो रहा है। रॉड का चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, लेकिन ये सेमी इनफाइनाइट रॉड है। और मैंने बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा एक्शन रिएक्शन होता है। एक्शन रिएक्शन का मतलब जो फोर्स रिंग लगाएगा रॉड पे, वही फोर्स रॉड लगाएगा रिंग पे। तो अभी हम क्या कर रहे थे, हम चार्ज ले रहे थे रिंग का और dq मल्टीप्लाई कर रहे थे रॉड का। अब हम इसका उल्टा करेंगे। अब हम करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे रॉड की और चार्ज मल्टीप्लाई करेंगे रिंग का और फिर इंटीग्रेट करेंगे। देखो, ये रिंग अगर रेडियस आर की है तो रॉड से कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे जाके मुझे फील्ड निकालनी है, आर डिस्टेंस पे, क्योंकि रिंग का हर पॉइंट एवरी पॉइंट ऑफ द रिंग एवरी पॉइंट ऑफ द रिंग इज एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द रॉड। क्योंकि रॉड सेंटर से टच कर रहा है तो ये सारे पॉइंट आर डिस्टेंस पे हैं परपेंडिकुलरली। तो फिर हमने ऐसा सोचा कि अगर एक सेमी इनफाइनाइट रॉड हम ले लेते हैं, पुराने जमाने की बात याद रखना, तो उससे आर डिस्टेंस पे जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो आप बोलोगे सेमी इनफाइनाइट रॉड एक क्वार्टर सर्कल की तरह होता है जो 90 डिग्री का होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 45 डिग्री पर चलती है और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है √2 k लैम्डा बाय आर। यानी जो इनफाइनाइट रॉड है, ये जो इंफिनिटी वाला रॉड है, ये सेमी इनफाइनाइट है, इसलिए ऐसे बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा √2 k लैम्डा बाय आर। अब मेरा सवाल है, अगर ये 45 डिग्री पे बनाएगा तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, के लैम्डा बाय आर एंड के लैम्डा बाय आर। ये के लैम्डा बाय आर कहां से आया, क्योंकि आप साइन 45 कॉस 45 करेंगे तो 1/√2 से कट जाएगा। तो अगर मैं किसी इनफाइनाइट रॉड के सामने अगर ऐसे रिंग रख दूं, तो रिंग पे पहुंचने वाले दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, एक रॉड के पैरेलल के लैम्डा बाय आर और एक ऐसे रिंग के सरफेस के परपेंडिकुलर, सॉरी सरफेस के पैरेलल के लैम्डा। यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे के लैम्डा बाय आर एंड के लैम्डा बाय आर। अगर इस रिंग पे छोटा सा चार्ज dq ले लूं, क्योंकि मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड रॉड की निकालेंगे, dq लेंगे चार्ज, तो ये वाला जो के लैम्डा बाय आर है, ये सभी टुकड़ों पे नीचे की तरफ लगेगा, या ऐसे रॉड है तो सब पे ऐसे फोर्स लगेगा, के लैम्डा बाय आर इंटू डी क्यू, के लैम्डा बाय आर इंटू डी क्यू। तो ये सारे फोर्स एक ही डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे। लेकिन जो रेडियल फोर्स लग रहे हैं, तो मैं जो समझा रहा हूं वो समझ में शायद आ रहा होगा, कि अगर ऐसे रिंग ले लिया और रॉड सेंटर से पास करेगा तो दो कंपोनेंट बनेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, एक के लैम्डा बाय आर, उसको मैं बोल देता हूं E1, और एक के लैम्डा बाय आर बनेगा E2। तो जो E2 वाला के लैम्डा बाय आर है, वो इस टुकड़े को अगर ऊपर लग रहा होगा तो नीचे वाले टुकड़े पे नीचे लग रहा होगा। तो फील्ड नीचे है तो चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स भी नीचे लगेगा, यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स ऊपर लगेगा, तो ऊपर नीचे फोर्स कैंसिल हो जाएंगे और रॉड के पैरेलल वाले फोर्स ऐड हो जाएंगे। क्योंकि हर जगह रेडियस आर है और डीक्यू डीक्यू में मिला के सारे रिंग का चार्ज क्यू है, तो टोटल फोर्स जो लगेगा रिंग पे, वो रिंग का टोटल चार्ज इनटू के लैम्डा बाय आर। अब ये हमारा आंसर हो गया, इसमें कोई इंटीग्रेशन नहीं जरूरत। मैंने रॉड का फील्ड निकाला √2 k लैम्डा बाय आर, उसके दो कंपोनेंट हो गए, एक रॉड के पैरेलल और एक रॉड के परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट से जो फोर्स लगेगा
वो एक टुकड़े पे ऊपर लगेगा, एक टुकड़े पे ऊपर लगेगा तो किसी टुकड़े पे नीचे लगेगा, किसी पे ऐसे लगेगा ऐसे लगेगा, सबका रेडियली आउटवर्ड कैंसिल। और जो सबका रॉड के पैरेलल वाला फोर्स है वो हर टुकड़े पर एक ही डायरेक्शन में है, तो वो के लैम्डा बाय आर, पूरा रेडियस आर है, डी क्यू मिला के टोटल चार्ज हो जाएगा क्यू। तो आंसर हो गया, ठीक है, आंसर हो गया क्यू इंटू के लैम्डा बाय आर। रॉड का फील्ड है रूट टू के लैम्डा बाय आर, कॉम्पोनेंट करके चार्ज इंटू फील्ड, क्योंकि सारा चार्ज एक ही डिस्टेंस पे है तो सब जगह फील्ड भी एक जैसा है, के लैम्डा बाय आर, के लैम्डा बाय आर, के लैम्डा बाय आर। तो क्यू इंटू के लैम्डा बाय आर इज द फोर्स बिटवीन द रिंग। तो देखो दो सवाल हमने किए और दोनों सवाल चालाकियों से भरे हुए हैं। एक क्वेश्चन में हमने क्या किया कि आधा रिंग और फुल इंफिनिटी रॉड था, उनके बीच में रिपल्शन निकाल रहे थे। दूसरे सवाल में फुल रिंग है और आधा इंफिनिटी रॉड है, फिर हमने टोटल फोर्स निकाल लिया। तो अभी हम लोग कहाँ तक पहुंचे हैं, अभी 10:38 हो गया। तो इस ये जो मैंने क्वेश्चंस तुमको दिए हैं, मतलब ये जो कराए हैं आज, इन सवालों को आप ना एक बार आराम से अपने मतलब अपने आप एक बार नोट करना और इनको ट्राई करना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो है ही, मतलब ये फेमस सवाल है, इनसे मिलते जुलते रिजल्ट कभी ना कभी एडवांस में आ चुके हैं, लेकिन ये सवाल एक तरह का तुम्हारे को माइंडसेट डेवलप करेगा कि हम किसी सवाल को किस तरीके से सोच सकते हैं। यानी कि कोई बड़ा ऑब्जेक्ट आता है और उसकी प्रॉपर्टी हमें नहीं पता तो उसको छोटे एलिमेंट्स में कट करना है, लेकिन अब छोटे एलिमेंट को कट करके कई बार इंटीग्रेशन में प्रोजेक्शन एरिया से काम चल जा रहा है, कई बार इंटीग्रेशन आसान हो जा रहा है, कई बार कोई और मेथड लगा के। तो आज जो मेथड्स हमने, जैसे ये टेंशन वाला मेथड एक सीखा है, उससे एक दो सवाल सॉल्व किए, तो ये क्वेश्चन को एक बार खुद ट्राई करके रियलाइज करके देखो कैसा लग रहा है। सारी चीजें एक बार में पूरी समझ में आएंगी और हर चीज पूरी कंट्रोल हो जाएगी ऐसा जरूरी नहीं है, बट मैं चाहता हूं कि तुम्हारा एक्सपोजर अभी से डिफिकल्ट सवाल या टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस की तरफ रहे, कम से कम वो लेवल हम लोग अचीव कर ले जो लेवल के सवाल ऑलरेडी पूछे जा रहे हैं। तो नेक्स्ट जब हम लोग क्लास करेंगे तो मैं जेई एडवांस के जो आए हुए कुछ क्वेश्चंस हैं, जो जो मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस आज ऑलरेडी आज इन जेई एडवांस, वो करूंगा, और इरोडोव के कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। आज तो हमने इरोडोव और क्रोटोव के मिला के सवाल किए, कुछ क्रोटोव के हैं कुछ इरोडोव के हैं, और नेक्स्ट टाइम हम इरोडोव के कुछ सवाल करेंगे। नेक्स्ट टाइम तक हमारा गॉस लॉ भी कंप्लीट हो चुका होगा, नेक्स्ट वीक इसी टाइम क्लास करेंगे, तो तब तक गॉस लॉ भी पढ़ चुके होंगे, तो फिर हमको और इजी होगा, और मतलब और अलग अलग तरीके के डिफिकल्ट क्वेश्चंस हम कर पाएंगे। एक सवाल इसमें अभी और है जो कि आप लोग एक बार ट्राई कर लेना, फिर हम इसको नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। और ये तो हमने कर लिया, ठीक है भाई। तो आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट टाइम क्लास को थोड़ा जल्दी 9 बजे से ही कर लेंगे, सो दैट 10:30 11 तक हम लोग फ्री हो जाएं, क्योंकि फिर सुबह स्कूल जाना होगा। तो जब हम लोग की स्कूल की छुट्टियां चालू हो जाएंगी तब मे बी वी कैन इंक्रीज द टाइमिंग ऑफ द क्लास, तो देखेंगे किसी दिन, है ना, और बढ़ा के करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है बच्चों, अब क्लास समाप्त करते हैं, नमस्कार।